दहशतगर्दी के हवाले से बात हो रही है। जो मोहम्मद अली साहब ने बात की कि पीटीआई की तरफ से जो एक नैरेटिव बनाया गया है पख्तूनख्वा के अंदर, दो के सबसे ज़्यादा टारगेटेड सूबा ही वो है दहशतगर्दी की इस वेव में, लेकिन वो कंसेंसस विफाक के साथ दिखाई नहीं देता। आपको लगता है कि पख्तूनख्वा के अंदर एंटी तालिबान पॉलिटिक्स करना पॉसिबल भी है? क्योंकि जिस तरह से वहाँ के गवर्नर ने भी कहा कि बहुत सी जो साउथ पख्तूनख्वा के इलाके हैं वहाँ पर तो तालिबान का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड हो चुका है, कायम हो चुका है। तो अब आकर पीटीआई को क्रिटिसाइज़ तो हम कर लेते हैं कि वो विफाक के साथ अग्री नहीं करती तालिबान पॉलिसी के ऊपर, लेकिन क्या पख्तूनख्वा में रह के सियासत करते हुए तालिबान के ख़िलाफ़ नैरेटिव बनाना पॉसिबल है रियलिस्टिकली? हाँ जी, एक चीज को तो बिल्कुल यानी मैं उसको एग्री करता हूँ कि जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन हम देख रहे हैं, चाहे वो सूबे के लेवल पे हो या यहाँ वफाक के लेवल पे हो, या उसमें जो सिविल मिलिट्री एक डिवाइड हम वो देख रहे हैं, तो वो डायरेक्टली फ्यूल कर रहा है, फीड कर रहा है मिलिटेंसी को, चाहे वो बलूचिस्तान में हो या खैबर पख्तूनख्वा में हो। और दूसरी यानी एक साइड पे तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पॉलिटिकल पोलराइजेशन, पॉलिटिसाइज किया जा रहा है इस पूरे इशू को, और दूसरी तरफ जो मिलिटेंट्स है तो वहाँ पे नए अलायंसेस बन रहे हैं। वो यानी आप एक तरफ हम बीएलए और देख रहे हैं कि जो कि प्योर सेकुलर नेशनलिस्ट एक वो एंटिटी है, और दूसरी तरफ जिहादीज जो हैं, तो उनके बीच में भी अलायंसेस की खबरें आ रही हैं ऑपरेशनल फ्रंट पे और प्रोपेगेंडा फ्रंट पे, बल्कि सिर्फ डोमेस्टिकली नहीं, रीजनली और ग्लोबली भी हम देख रहे हैं जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं कि वो एक दूसरे को यानी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ हम नहीं देख रहे हुकूमती सतह पे, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन एक चीज को भी समझना होगा कि जो ग्राउंड के हालात बन चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा में, तो वहां पे सिर्फ मेरे ख्याल में पीटीआई नहीं जो खुद को थ्रेटन फील करती है टीटीपी से, वहां पे JUIF उनके जो सरबराह है मौलाना फजल रहमान साहब, वो हर फोरम पे कहते हैं कि हमारे लोगों को शहीद किया जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से या जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो एज सच उस चीज को काउंटर वो नहीं कर रहे। और दूसरा ये कि वहां पे यानी ANP अगर देख लें तो वो तो ऑलरेडी माजी में काफी भुगत चुके हैं, तकरीबन 700 के करीब उनकी टॉप लीडरशिप से लेके ग्राउंड के जो वर्कर थे उस तक वो टारगेट हो चुके हैं। बाकी जमात उलमा इस्लाम समील हक ग्रुप के सरबराह रिसेंटली वो टारगेट हुए हैं। तो मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा में जो पोलिटिकल पार्टीज है उनको थोड़ा सा वो स्पेस देना चाहिए, रूम उनको मिलना चाहिए। और दूसरा ये कि जो इस पे क्या पीटीआई का ये क्लेम, गंडापुर साहब का ये क्लेम कि मैं तालिबान को टेबल पर लाकर बिठा सकता हूँ, मौलाना साहब नहीं बिठा सकते, इससे वफाक को कोई फ़ायदा उठाना चाहिए ताकि दहशतगर्दी के वाक़यात में कमी आए? या फिर आपको लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है कि एक सूबाई हुकूमत इतना बड़ा शिफ्ट इन पॉलिसी एग्जीक्यूट करवा ले अफगान तालिबान की पॉलिसी में? मुझे नहीं लग रहा है जो मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, चाहे वो BLA के साथ हो, मैं BLA की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे बाकी जो बलोच पॉलिटिकल यानी ग्रुप्स हैं या वहाँ पे जो पॉलिटिशियंस हैं वो नहीं BLA की या TTP से कि उनसे पाकिस्तानी रियासत को अचीव कर पाएगा। माजी में भी हमने देखा है वहाँ पे जो उनके कोर डिमांड्स हैं TTP के जो रहे हैं, तो वो तो इस तरह है कि उसको अगर आपने एक्सेप्ट किया, वो तो वो मुतलबात आपने माने, तो वो तो मेरे ख्याल में कोई भी यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेगा। इवन अवामी सतह पे भी उसका रिएक्शन आएगा कि वो कह रहे हैं कि जो खैबर फाटा है उसको रिवर्स किया जाए, यानी जो उनकी मर्जर हुआ है उसके साथ खैबर पख्तूनख्वा के साथ। और दूसरा ये कि कुछ इलाके उनके कंट्रोल में दिए जाएं, उनके जो लोग हैं वो उसको रिलीज किया जाए। तो वो तो इतने आपसे वो यानी वो चीजें मांग रहे हैं कि मेरे ख्याल में रियासत अगर उस पर एग्री भी कर पाए तो डोमेस्टिकली भी उसका रिएक्शन आएगा, और इवन जो इंटरनेशनली है तो वहां से भी वो आएगा। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। सादिक साहब को अभी रिसेंटली काबुल भेजा, कहा गया कि थोड़ी लचक नज़र आई तालिबान के मौक़िफ़ में, और अब 15 तारीख को नेक्स्ट मंथ इजलास भी होने जा रहा है GCC का। इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? ज़ल्मे खलीलज़ाद भी वहाँ पर आए, अमेरिका के एक कैदी को उन्होंने छोड़ा, हेड मनी ख़त्म की अमेरिका ने उनके ऊपर। तो ये जो अफ़गानिस्तान के अंदर हो रहा है इसका क्या इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान पर? जहां तक ज़ल्मे खलीलज़ाद अमेरिका का ताल्लुक है, तो वो तो अफगान तालिबान जब से 2 मुआहिदा हुआ है, तो वो जो वहां पे उनके साथ कमिटमेंट्स हुई थी, जो शराइत थे उस पर वो तालिबान उनको पूरा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। उसमें एक शर्त ये भी था कि जो अफगान सरजमीन है वो अमेरिका और उसके इत्तेहादी उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, और वो नहीं हो रही। हालांकि अमेरिका ने यानी पहले ही साल में तकरीबन उन्होंने काबुल के बीच में जाके जो अलकायदा के सरबराह अमन ज़वाहिरी को टारगेट किया, लेकिन उस पर भी ऐसा हमने कोई रिएक्शन नहीं देखा अफगान तालिबान की तरफ से। तो वो तो है, लेकिन पाकिस्तान का जो मामला
मामला है वो बिल्कुल अलग है। वो यानी वहां पे जो अब सादिक साहब वहां पे गए तो एक दिन पहले यहाँ पे एक बयान सामने आता है कि हम पाकिस्तान को हॉट स्टेट बनाएंगे, दूसरे दिन सादिक साहब वहां पे चले जाते हैं तो वो बायलैटरल ट्रेड की बात करते हैं, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की बात करते हैं। तो मेरे ख्याल में कि हाँ, बिहाइंड द स्क्रीन अगर कोई चीजें हो रही हो, लेकिन दोबारा से मैं कहूंगा कि मेरी पर्सनल उससे कोई इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं है। कभी भी अफगान तालिबान जो है वो टीटीपी को पाकिस्तान के सामने ला के वो सरेंडर नहीं कराएंगे। अफगान तालिबान टीटीपी को अपना एक्सटेंशन समझते हैं, खासकर जो हकानी नेटवर्क है तो वो उनके ज़हन में अभी भी ये कि फ्यूचर में अगर दोबारा अफगानिस्तान में कुछ होता है तो उनको जो सपोर्ट मिलेगी, उनको जो एक रिफ्यूज मिलेगा तो वो टीटीपी की तरफ से मिलेगा। तो वो कभी भी अपने एक एलआई को, इतने क्लोज एलआई को वो पाकिस्तान के सामने सरेंडर कभी भी नहीं कराएंगे। तो उसमें होगा ये कि गिव एंड टेक होगा। तो आया पाकिस्तानी रियासत इसके लिए तैयार है कि वो टीटीपी के मामले पे गिव एंड टेक का कोई वो अरेंजमेंट कर सकें? तो जो केपी गवर्नमेंट की आपने बात की कि वो मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, मुज़ाकरात बिल्कुल होने चाहिए, एंगेजमेंट होनी चाहिए, लेकिन मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशन नहीं है उससे कि उससे वो कुछ अचीव कर पाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि खैबर पख्तूनख्वा के जी ठीक है। मारिया साहिबा, आपकी तरफ आऊँगा। जिस तरह एहसानुल्लाह बात कर रहे हैं कि जो मुतालबात हैं टीटीपी के या बीएलए के, अब बलूचिस्तान पर आ जाते हैं, वहाँ पर जो इंसर्जेंसी हम देख रहे हैं इस सिचुएशन में, उसके लिए उसको डील करने के हवाले से पॉलिटिकल पार्टीज़, मियां नवाज शरीफ साहब को भी कोर्ट किया रिसेंटली खुर्रम दस्तगीर ने। इसके अलावा पीटीआई का मौक़िफ़ भी यही है, जेयूआई का भी यही है कि बात करें। लेकिन जब हथियार उठा लिए हैं उन्होंने, तो आपको लगता है कि अब वो परसुएड हो भी सकते हैं बात करने से? देखिए, पहली बात तो ये इंसर्जेंसी नहीं, ये दहशत करती है जिसका आपके सामने इंसर्जेंसी होती तो उसमें लोग जो है इतने खौफज़दा ना होते इन तमाम दहशतगर्द तंजीमों से। अगर इंसर्जेंसी होती तो जाफर एक्सप्रेस ना होती। तो दहशत गर्दी है, दहशत हैं, और अगर उसके अंदर बलोच नजात के लोग शामिल हैं तो दर हकीकत तो ये दहशत गर्दी है। आप दहशत गर्दों से क्या बातचीत करना चाहते हैं? दूसरी बात यह है कि असल मसला बलूचिस्तान में इन दहशतगर्दों से बातचीत करना या इनसे बातचीत करना नहीं है। जैसे कि सवात की सिचुएशन में था, उस वक्त भी अगर आपने टीटीपी से बात की या नहीं की, या मतलब मौलाना सूफी से उस वक्त बात की, उसका कोई आपको फायदा नहीं हुआ। असल फायदा तब हुआ जब आपने वहाँ के लोकल से बात की, और लोकल से बात करने के बाद उनको आपने तहफ़्फ़ुज़ दिया, और तहफ़्फ़ुज़ देने के बाद आपने एक्शन किया। इसी तरह बलूचिस्तान में जो इस वक्त असल में हमें जो काम करने की जरूरत है वो ये है कि जो बी एरियाज हैं आप उनको एरियाज में कन्वर्ट करें, ताकि पहले रियासत की रेट तो वहां तक जाए ना, और जब रियासत की रेट वहां पहुंचती है तो फिर आपके पास वहाँ स्कूल्स, वहाँ आपके पास बाकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, ये तमाम जो वसाइल हैं लोगों तक पहुंचेंगे बराह रास्त रियासत से लोगों तक। इस वक्त जो मसाइल है वो रियासत से जाते हैं सरदारों के पास, सरदारों से बात जाते हैं आगे मुख्तलिफ एलीट्स के पास, और उन एलीट्स की जो है मुख्तलिफ घर हैं जो इस्लामाबाद में मौजूद हैं, लेकिन वहाँ की जो आवाम है वो बदहाल है। उनकी जो इकनॉमिक पॉलिटिकल जो भी ज़रूरियात हैं वो पूरी नहीं हो रही, और जिसकी वजह से जाहिर है उस इंफॉर्मेशन पॉलिटिकल गवर्नेंस गैप को इस्तेमाल करती हैं तमाम दहशतगर्द तंजीमें। नहीं मारिया साहिबा, जो आपने जो सरदारों के आपने सरदारों के हवाले से जो बात की, आपको नहीं लगता कि ये जो रीसेंट वेव ऑफ टेररिज्म है बलूचिस्तान के अंदर, ये सरदारों की जो इससे पहले जो अलीजेंस जो सरदार एंजॉय किया करते थे लोगों की, अब वो भी लूज़ कर चुके हैं? उसकी वजह ये है कि वो भी इतने अनपॉपुलर हो गए बिकॉज ओवर द ईयर्स ना उन्होंने कोई डेवलपमेंट की, ना उन्होंने ट्रिकल डाउन इफेक्ट इकोनॉमी को ऑर्केस्ट्रेट करवाया। आप देखिए, हर कोई बात करता है बलोच इंसर्जेंसी की। आप बलोच इंसर्जेंसी को जो 1950s में हुई, 1970s में हुई, और उसके बाद जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बलोच इंसर्जेंसी को देखते हैं तो उसके अंदर क्या हुआ? डील्स तय पाई, डील्स ये तय पाई कि जिनके सरदारों ने कहा कि जी हम ये इंसर्जेंसीज खत्म कर देंगे अगर आप यहाँ रोडें नहीं लेके आएंगे, अगर आप यहाँ अदालतें नहीं लेके आएंगे, और अगर यहाँ आप पुलिस नहीं लेके आएंगे, यानी कि आप स्टेट को अगर यहाँ नहीं लाएंगे तो हम ये तमाम रेजिस्टेंस खत्म कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो एरियाज बनाना चाह रहे थे ताकि आपकी जो कंडीशन थी जो 1947 से पहले की थी वो कंटिन्यू करे। अब मसला क्या है? मसला दरअसल ये है कि जैसे आपने कहा कि एक तो ये सरदारी जो सिस्टम है वो जो मॉडर्न दहशतगर्दी की लहर है, जो असली नौयत की दहशतगर्दी है, उसके सामने खड़ी नहीं हो रही है। दूसरा ये कि जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनका जो इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस हैं वो शायद बेहतर है। यानी आप यहाँ कोई वाकया होता है तो इससे पहले कि हमारी न्यूज एजेंसीज या हमारे न्यूज चैनल्स जैसे आप लोग हैं या कोई आप लोगों के पास वो रसाई हो, वो चीजें पहले पहुंच जाती है। बिल्कुल। अब जाफर एक्सप्रेस में वो वाकया अभी शुरू नहीं हुआ था, लेकिन इंडियन इंटेलिजेंस सोर्सेज से लेकर मतलब इंटरनेशनली तक आपने देखा कि उनका मीडिया जो है
में था इन तमाम दहशतगर्द तंजीमों के साथ, यानी कि वो एकदम वो इंफॉर्मेशन वहां पहुंची थी। यानी कि जो डिबेट है वो लोकल से निकल गई है, अब यहाँ रियासत को स्टेप इन करना। ट्रू, रियासत स्टेप इन करती है तो जाहिर है रियासत को भी कुछ चीजें चाहिए जो आपको लीगली चाहिए। अगर आप वो लीगली नहीं लाते तो फिर उससे बहुत सारे ह्यूमन राइट्स के इश्यूज क्रिएट होते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं जैसे मिसिंग पर्संस हैं, ये बाकी और तमाम इश्यूज हैं। तो इसके लिए क्या जरूरत है? इसके लिए जरूरत ये है कि आप उनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दें और कानून और आइन के मुताबिक जो चेक्स एंड बैलेंसेस है वो आप लेके, यानी पार्लियामेंट्स को फाल करें, चाहे वो आप सूबाई सतह पे करते हैं चाहे वो आप वफाकी सतह पे करते हैं, लेकिन आप लॉज लेके आए ताकि आपके इस प्रॉब्लम का कोई लोगों तक रिलीफ हो पहुंच सके। और ये जो सरदार थे, जैसे आपने पहले कहा, 60 to 80% ऑफ देम, उनमें से जो क्लेम करते हैं कि वो इन तमाम चीजों के लिए बहुत ज्यादा काम करे, वो किधर में बैठे हुए हैं और कुछ जो है ऑस्ट्रिया में बैठे हुए हैं, तो उनकी जो एलिजेंस है वो तो नहीं है। ये तो लोकल लोग हैं जो दहशतगर्दी के अंदर फंस चुके हैं और उसी साइकिल के अंदर आप रिस्पॉन्स